वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल और शो का वो पड़ाव जहां दर्शक अपने सवाल हमारे एक्सपर्ट से पूछ पाते हैं लाइव। पंकज मटपाल एमडी ऑप्टिमम मनी मैनेजर्स मेरे साथ जुड़ गए हैं, विश्वजीत पराशर म्यूचुअल फंड एक्सपर्ट। आप दोनों का स्वागत है इस पेशकश में। और हमारे पहले दर्शक परीक्षित भी मेरे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, परीक्षित कुलकर्णी। नमस्कार परीक्षित, कैसे हैं आप? आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, थैंक यू। कहाँ से बोल रहे हैं परीक्षित? मैं नागपुर से बात कर रहा हूँ। अच्छा, आपने जो SIP शुरू कर रखी है वो है ABSL फोकस्ड इक्विटी, UTI का मिड कैप, कोटक इमर्जिंग इक्विटी, ICICI प्रू मल्टी कैप, निपॉन इंडिया का मल्टी कैप और SBI लार्ज एंड मिड कैप है। और डिस्ट्रीब्यूटर के जरिए आपने ये है जो खरीदी हुई है। ओके, सो बेसिकली रेगुलर से डायरेक्ट करनी है आपको अपनी स्कीम्स, है ना? चलिए, और लमसम अमाउंट कितना है आपके पास? मैं अराउंड 15 लाख तक इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। 15 लाख आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, चलिए ठीक है। और ये पूरे इन्वेस्टमेंट में आप ड्यूरेशन क्या है आपकी? 15 ईयर्स। 15 ईयर्स, SIP वाला भी और लमसम वाला भी? ये मेरी जो एग्जिस्टिंग है, जो 6 SIP है, वो SIP है मंथली बेसिस पे, बट मैं नई लमसम इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। उसी में ही आप पूछना चाहते हैं कि क्या लमसम इन्वेस्ट किया जाए या नहीं? ठीक, इसमें करें या अलग सा कोई प्रपोजल? गॉट इट, ओके, थैंक यू। पंकज जी, आपके पास है शायद परीक्षित का सवाल, और बहुत बेसिक से सवाल से हम शुरुआत करते हैं कि कैसे आप रेगुलर स्कीम्स को डायरेक्ट में कन्वर्ट करें। क्या आपको रिडीम करना पड़ता है पूरा अमाउंट? क्या ये एक एग्जिट है रेगुलर स्कीम से और एक नया बाय है डायरेक्ट स्कीम में? कविता जी नमस्कार। जैसा आपने कहा, बिल्कुल सही बात है। जब आप रेगुलर से डायरेक्ट या डायरेक्ट से रेगुलर स्कीम में स्विच करेंगे तो इसका मतलब ये है कि एक जगह से आप यूनिट्स को रिडीम कर रहे हैं और दूसरी फ्रेश यूनिट्स आप बाय कर रहे हैं। तो रेगुलर प्लान की यहाँ पे बात हो रही है, तो डेफिनेटली आपको यूनिट्स रिडीम करनी होंगी और फिर डायरेक्ट प्लान की यूनिट्स बाय करनी होंगी। लेकिन फोलियो नंबर आपका सेम हो सकता है, सेम फोलियो में आप कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि यहां पर बात SIP की भी है। तो SIP अगर चल रही है तो पहले आपको SIP कैंसिल करनी होगी जो रेगुलर प्लान में है, और नई SIP रजिस्टर करनी होंगी डायरेक्ट प्लान में। तो पहले की SIP बंद हो जाएंगी और नई SIP यहां पर शुरू हो जाएगी डायरेक्ट प्लान के अंदर। और जहां तक जो पहले से पैसा इकट्ठा हो चुका है उसको भी स्विच करना है। कई बार ऐसा भी होता है कि निवेशक बोलता है कि आगे की SIP जो है वो हम डायरेक्ट में कर लेंगे, लेकिन जो पैसा पहले से एक्यूमुलेट हो गया है उसको वहीं पर रहने देंगे। तो ऐसा भी हो सकता है। लेकिन यदि स्विच करना है तो फिर यूनिट्स को रिडीम करना होगा और फिर दोबारा से बाय करना होगा। यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि यदि यूनिट्स रिडीम होंगी तो वहां पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स या लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स वो भी एप्लीकेबल हो सकता है, जितना भी होल्डिंग पीरियड होगा उसके अकॉर्डिंग। और साथ ही अगर एग्जिट लोड एप्लीकेबल होगा तो वो भी यहां पर एप्लीकेबल हो सकता है। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ऑलराइट, लेकिन अब मुझे ये बताइए कि कितना फायदा होगा ऐसा करने से? देखिए, डिपेंड करता है कि किस तरह के फंड्स हैं। यदि इक्विटी फंड की बात की जाए तो यहां पर 0.5% से लेके 1% तक का डिफरेंस देखा जा सकता है एक्सपेंस रेशियो में, डायरेक्ट वर्सेस रेगुलर। तो यदि ये डिपेंड करेगा अगेन वन स्कीम टू अनदर स्कीम, लेकिन जैसे मैंने कहा कि 0.5% से लेके 1% तक का डिफरेंस आप देख सकते हैं। तो अगर हम कंपाउंडिंग बेसिस पे बात करें लॉन्ग टर्म में तो इसका एक थोड़ा फर्क आपको दिखाई देगा। दूसरी बात, यदि डेट स्कीम्स हैं तो वहां पर क्योंकि एक्सपेंस रेशियो कम होता है तो डिफरेंस भी काफी कम होता है, तो उसमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं होगा। लेकिन इक्विटी स्कीम में लॉन्ग टर्म में ये एक रकम के हिसाब से बात करें तो अमाउंट अच्छा खासा शायद फर्क बन जाएगा। जी, अब थोड़ा सा इनके पोर्टफोलियो को देख लेते हैं। और लमसम 15 लाख ये कह रहे हैं कि इनके पास है, जो कि शायद अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहते हैं और इन्हीं एग्जिस्टिंग स्कीम्स में। बताइए कितना सही होगा? कविता जी, देखिए, उन्होंने कहा कि 15 साल का इन्वेस्टमेंट होराइजन है। तो परीक्षित को एक सलाह तो यह है कि एक स्कीम में जरूर कहूंगा कि ऐड करनी चाहिए, क्योंकि इनके पोर्टफोलियो में इंटरनेशनल फंड नहीं है। तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए यह भी जरूरी है। तो एक ICICI प्रूडेंशियल US ब्लू चिप फंड, इसको आप ऐड करने पर विचार जरूर करें। पर उसके अलावा आपके पास जो स्कीम्स हैं अच्छी हैं, जैसे कि SBI लार्ज एंड मिड कैप फंड है, उसमें आप टॉपअप कर लें। साथ ही आदित्य बिरला सन लाइफ फोकस्ड फंड है, उसमें भी आप टॉपअप कर सकते हैं। और ICICI प्रूडेंशियल मल्टी कैप फंड,
इसको टॉप अप कर लें। तो 3 स्कीम है, एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं, इसमें आप लमसम अमाउंट को डिवाइड कर दें। और एक स्कीम मैंने आपको नहीं बताई है, इंटरनेशनल फंड, उसको आप कंसिडर कर सकते हैं। एक फंड से निकलने की सलाह भी दूंगा। एक यूटीआई मिड कैप फंड है, उसमें आपकी एसआईपी चल रही है। मेरी राय ये होगी कि वो एसआईपी को आप बंद कर दें, उसकी जगह पर कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड जो कि ऑलरेडी आपके पोर्टफोलियो में है, उसमें एसआईपी अमाउंट को बढ़ा दें। और यदि आप नहीं बढ़ाना चाहते हैं, नई स्कीम ऐड करनी है, तो फिर मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड मेरे हिसाब से एक सजेशन रहेगा। चलिए परीक्षित, ऑल द बेस्ट। उम्मीद करते हैं कि आपको सलाह समझ में आ गई हो। रवि मेरे साथ फोन लाइन पर है मुंबई से, जो कि विश्वजीत जी को अपना सवाल पूछेंगे। नमस्कार। क्या करते हैं आप रवि? ऑफिस में काम करता हूँ। ऑलराइट, 10 से 12 साल तक होल्ड करना चाहते हैं इन फंड्स को। 1 CR आपका टारगेट है कॉर्पस का। कोटक इमर्जिंग इक्विटी, पराग पारेखा फ्लेक्सी कैप, क्वांट एक्टिव, मिड एसेट इमर्जिंग ब्लू, नास्डैक 100 फंड ऑफ फंड, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, SBI स्मॉल कैप, कोटक स्मॉल कैप आपके पास है। रवि, कब से आप इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं? 4 साल। 4 साल से। और क्या 4 साल से ही 10,000 की इन्वेस्टमेंट है, और जितने भी आपने अमाउंट दिए हैं कि आपने ये बढ़ाए हैं इन्वेस्टमेंट्स? बढ़ाए हैं। चलिए ठीक है। ऑलराइट, विश्वजीत जी बताइए। जी कविता जी, बिल्कुल। जो इनका जो पोर्टफोलियो है वो काफी डाइवर्सिफाइड है। और कविता जी, मैं ऑब्जर्व कर रहा था जो 1 साल पहले जैसे सवाल आते थे, उसमें बहुत सारे मतलब डाइवर्सिफिकेशन नहीं होता था, बहुत अच्छे फंड्स भी नहीं होते थे। बट अब मैं देख रहा हूँ जैसे सवाल आते हैं, बहुत सारे निवेशकों के पास जो फंड्स यहाँ पे आप बताते हैं व्यूअर्स को, काफी ज्यादातर उनके पोर्टफोलियो में होते हैं। तो हमारा जॉब काफी इजी हो गया है और बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है इनका, रवि जी का भी। सारे ही फंड काफी अच्छे हैं, टॉप क्वार्टाइल फंड्स हैं, अच्छी रिटर्न्स हैं। 46,000 की ये SIP कर रहे हैं और 12 साल के लिए निवेश करना चाहते हैं, तो ये आराम से 1,40,00,000 इनका कॉर्पस बन जाएगा। तो अपने जो इनका लक्ष्य है, ये आराम से उस तक पहुंच सकते हैं। और इनके पास 3 स्मॉल कैप फंड्स हैं, तो मैं इनको सलाह करूंगा कि SBI स्मॉल कैप से स्विच करके ये SBI ब्लू चिप फंड में चले जाएं, तो जो कि एक लार्ज कैप फंड है। तो इनका ओवरऑल पोर्टफोलियो काफी डाइवर्सिफाइड भी हो जाएगा और बैलेंस भी हो जाएगा, और थोड़ा सा जो लार्ज कैप की कमी थी वो भी पूरी हो जाएगी। तो बहुत अच्छा पोर्टफोलियो है रवि जी, आप बने रहें, बाकी फंड्स में निवेशित रहें। आपका जो SIP है उसके हिसाब से आप अपने लक्ष्य की तरफ आराम से पहुंच जाएंगे। बस ये छोटा सा बदलाव SBI स्मॉल कैप से SBI ब्लू चिप फंड पर है मेरे साथ, आपको कुछ सवाल पूछना है विश्वजीत जी को? हाँ, पूछिए। मैंने हाइब्रिड फंड लिया हुआ है, ICICI पुणे से इक्विटी एंड डेब्ट फंड। तो इसको क्या करना चाहिए? मैंने STP करके खरीदा है 6 लाख रुपए का, और HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड 6 लाख रुपए STP कर खरीदा है। तो इसको क्या करना चाहिए? इसमें भी SIP करना है? देखिए, हाइब्रिड फंड में बेसिकली इक्विटी और डेट का मिश्रण होता है। और अभी मार्केट सिनेरियो को देखें तो डेट मार्केट भी बहुत अट्रैक्टिव लगती है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट अभी वैसे तो RBI गवर्नर ने पॉज किया है, बट ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इंटरेस्ट रेट फॉल होंगे। और अगर इंटरेस्ट रेट गिरते हैं तो डेट म्यूचुअल फंड्स भी अट्रैक्टिव हो जाएंगे। ऐसा लगता है कि नेक्स्ट ईयर डेट म्यूचुअल फंड्स में अच्छी खासे रिटर्न्स बन सकते हैं। तो ICICI प्रू डेट एंड इक्विटी फंड बहुत अच्छा फंड है, इसमें भी आप निवेशित रहें। करते हैं। और ओम प्रकाश आचार्य जी का मैं सवाल लेना चाहूंगी। नमस्कार। मैडम, कहाँ से बोल रहे हैं सर? मैं भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ। आपने अपना सवाल हमें भेजा, उसके लिए धन्यवाद। मैं फंड्स के नाम दोहरा देती हूँ। 14,000 की आप SIP कर रहे हैं। कैनरा बैंक का ब्लू चिप, HDFC सेंसेक्स, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, मिरा एसेट ब्लू चिप, और PP पराग पारेख फ्लेक्सी कैप, PGIM इंडिया मिड कैप, एक्सिस का स्मॉल कैप, और एक और स्मॉल कैप है आपके पास कैनरा बैंक का। 15 साल 1 करोड़। अपनी SIP की राशि 5,000 से 7,000 बढ़ाएंगे भी, आपने लिखा हुआ है। ओके, सो ये आपका रिटायरमेंट कॉर्पस है जो आप खड़ा करना चाहते हैं? रिटायरमेंट कॉर्पस नहीं है, मेरी बेटी के लिए चाहिए होगा, उसकी एजुकेशन के लिए। ठीक। तो इसके अलावा आप एजुकेशन लोन भी लेंगे, या आपको लगता है कि ये पर्याप्त अमाउंट है? मुझे लगता है ये हो जाना चाहिए। ओके, ठीक है। पंकज जी, आपके पास है ओम प्रकाश जी का सवाल। 15 साल के बाद पढ़ाई के लिए 1 CR का टारगेट रखा है इन्होंने, ये काफी होगा क्या? डिपेंड करता है वैसे अपनी बेटी को किस तरह पढ़ाना चाहते हैं, कहाँ वो जाना चाहती है, पढ़ना चाहती है, उस पर भी निर्भर करता है। अमूमन कैलकुलेशन, मतलब जनरल कैलकुलेशन अगर मैं आपसे पूछूं तो। देखिए, क्योंकि एजुकेशन में इन्फ्लेशन ज्यादा रहता है, अक्सर 10% का इन्फ्लेशन आप मानकर चल सकते हैं, तो इसका मतलब 7 साल में ऑलमोस्ट मतलब आपकी वैल्यू आधी हो जाएगी।
तो इस हिसाब से आपको देखना है, पर यह कहना बड़ा मुश्किल है कि सफिशिएंट होगा या नहीं, बिकॉज जैसा आपने कहा अभी कविता जी, ये डिपेंड करता है कि किस तरह की एजुकेशन कोई भी स्टूडेंट पाना चाहता है और उस हिसाब से पैसा खर्च होता है। तो फिर भी 1 करोड़ की जो राशि है वो एक अच्छी खासी रकम है, लेकिन फिर भी क्योंकि जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप जो अभी कर रहे हैं 14,000 पर मंथ ओम प्रकाश जी, और आपने ये भी कहा है कि 5 से 7,000 बढ़ा सकते हैं, मैं कहूंगा कि 7,000 ही बढ़ाइए आप, तो 21,000 हो जाएगा। और 21,000 पर यदि मैं 12% के हिसाब से कैलकुलेट करूं तो 1 करोड़ रुपया आपका बन रहा है 15 साल में। और क्योंकि 15 साल की बात है तो साल दर साल थोड़ा बढ़ाते रहेंगे तो और भी ज्यादा अमाउंट बन जाएगा, और उससे यदि अगर जरूरत बड़े पैसे की लगती है तो वो भी आपको हेल्प मिलेगी। तो ये तो राय है आपके अमाउंट को लेकर। दूसरी बात, जहां तक स्कीम्स का सवाल है, अगर 7,000 बढ़ा रहे हैं आप तो एग्जिस्टिंग फंड्स में आपके पास पारिक फ्लेक्सी कैप फंड है, उसमें आप एसआईपी अमाउंट को बढ़ा सकते हैं। साथ ही आपके पास एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड है, उसमें भी आप एसआईपी को बढ़ा लीजिए। तो दोनों एग्जिस्टिंग स्कीम्स हैं आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि ऑलरेडी 8 स्कीम ली हुई हैं आपने, तो स्कीम तो आपको नहीं ऐड करनी चाहिए, इन स्कीम में आप बढ़ाइए। और जैसे मैंने कहा कि आप आसानी से इसे अचीव कर सकते हैं मेरे हिसाब से, लेकिन और इन्वेस्ट करेंगे, एसआईपी अमाउंट को स्टेप अप करेंगे तो और भी बड़ी राशि आप इकट्ठा कर पाएंगे। ओम प्रकाश जी, आपने सलाह सुनी, कुछ पूछना है आपको पंकज जी से? हाँ मैडम, सर से एक बार पूछना है कि मुझे फंड में कोई चेंज करना पड़ेगा, और दूसरा सवाल है कि मेरे पास कुछ लमसम है 3 लाख रुपए, उसको मैं कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ? पंकज जी, सेम पोर्टफोलियो में 3 लाख रुपए डाल दें स्टैगर करके? स्कीम से इन्हीं में ऐड कीजिए, नई स्कीम ऐड करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। और ये पारिक फ्लेक्सी कैप और एक्सेस ग्रोथ अपॉर्चुनिटी, क्योंकि डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, इनमें मैंने कहा कि आपको एसआईपी इनमें बढ़ानी है, और लमसम अमाउंट भी इन्हीं स्कीम्स में, और साथ में दूसरी जो स्कीम्स है आपके पोर्टफोलियो में, एक्सेस स्मॉल कैप फंड में अभी मत ऐड कीजिए, उसमें ना तो बेहतर है। ये 2 स्कीम अच्छी हैं, इनमें आप ज्यादा ऐड कीजिए। और साथ ही मेरे एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप फंड भी आपके पास है, उसमें भी आप लमसम अमाउंट को ऐड कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट ओम प्रकाश जी। ध्रुवा ज्योति दास फोन लाइन पर मेरे साथ है। नमस्कार। नमस्कार मैडम। सर, आपका पोर्टफोलियो तो मेरे पास है, मुझे एक बेसिक सवाल पूछना है। ये जो आपने एसआईपी बंद कर रखी है फंड्स में, जिसमें एक्सिस ब्लू चिप है, पीजीएम मिड कैप है, एचएसबीसी का मिड कैप है, इसमें पैसे आपने अभी तक निकाले नहीं है, लेकिन जमा कितने हो रखे हैं? ज्यादा नहीं, 1.5 लाख। 1.5 लाख हुआ है, और सब में 1 साल से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हो गया है। एसआईपी किया था क्या? एसआईपी किया था, अभी वो परफॉर्मेंस पोर परफॉर्मेंस के लिए वो स्टॉप किया, परफॉर्मेंस खराब था इसलिए स्टॉप किया। स्टॉप कर दिया ना, लेकिन एसआईपी हो गया। कितने साल चला है एसआईपी? एसआईपी 2 साल ठीक, शायद 2 साल, याद नहीं है, 2 साल ठीक, और 1 साल ऐसा हुआ, 2 साल 3 साल ऐसा हुआ। ठीक है। बंद किए हुए कितना टाइम हो गया एसआईपी? ध्रुवा जी, आई थिंक कनेक्शन टूट गया है। ओके, विश्वजीत जी, अब बताइए, 1.5 लाख रुपए ये कह रहे हैं कि जमा हो रखे हैं, लेकिन 2 साल से ये एसआईपी कर रहे थे, तो हर एसआईपी का फिर 1 साल पूरा होना अनिवार्य हो जाता है अगर इनको निकालने की भी हम सलाह दे तो। खैर, अगर जुड़ेंगे मेरे साथ तो मैं पूछ लूंगी कि कब बंद किया इन्होंने एसआईपी करना, लेकिन फिलहाल जो मौजूदा हैं जिनमें इनकी एसआईपी चल रही है, फंड्स तो सारे ही अच्छे हैं, लेकिन बताइए। जी बिल्कुल कविता जी, जो फंड्स जिनको 1 साल हो चुका है वही फंड रिडीम करने की सलाह देंगे, क्योंकि एग्जिट लोड और शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स लग सकता है। तो अगर 1 साल हो चुका है जो एसआईपी को, वो तो आप रिडीम कर सकते हैं। बाकियों में फिर आपको एंट्री लोड लगेगा, एग्जिट लोड लगेगा, सॉरी। तो बाकी जो फंड्स इन्होंने ले रखे हैं, कविता जी आपने बिल्कुल ठीक कहा, काफी अच्छे फंड्स हैं, इसमें ये बने रह सकते हैं। और इनका एक लक्ष्य है, ये 2 करोड़ रुपया का लक्ष्य इन्होंने रखा हुआ है, और इसका समय इनके पास इन्होंने रखा हुआ है 17 साल, तो काफी लंबा समय है। तो 15,000 की एसआईपी, अगर हम 12% का सीएजीआर लेके चले, 17 वर्ष का टाइम पीरियड है, तो ये करीब करीब 1 करोड़ 83 लाख रुपए बन जाते हैं। और इनके पास एक कॉर्पस भी है जो 6 लाख रुपए, जिसकी इनकी प्रेजेंट वैल्यू है, जो भी इन्होंने निवेश किया हुआ है, और 2 लाख रुपए ये और निवेश करना चाहते हैं। तो अगर ये 8 लाख रुपए निवेश करते हैं, ये भी 17 साल के पीरियड रखते हैं, तो करीब करीब 54 लाख रुपए बन जाते हैं। तो ये 2 करोड़ से कहीं ज्यादा बन जाता है इनका लक्ष्य, आराम से ये अचीव कर पाएंगे।
और जो इन्होंने ये भी पूछा है कि ये जो पैसा है 2 लाख ये कहाँ पे निवेश करें, या फिर जो रिडीम अमाउंट आएगी वो कहाँ पे निवेश करें। तो मेरी ये सलाह रहेगी कि ये जो भी पैसा रिडीम हो रहा है और जो 2 लाख इनको निवेश करना है वो एग्जिस्टिंग फंड्स में करें, जिसमें कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड और निप्पॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, इन 3 फंड्स में ये सारा अमाउंट जो है रिडीम अमाउंट इसमें निवेश कर सकते हैं। तो इनका पोर्टफोलियो काफी बैलेंस भी बन जाएगा और ये अपने गोल के काफी आराम से नजदीक पहुंच पाए। आगे बढ़ते हैं और अब सीधा रुख कर लेते हैं निवेश के गुरु मंत्र की ओर। पंकज जी बताइए, आपका निवेश का गुरु मंत्र आज क्या है? जी कविता जी, देखिए पिछले कुछ समय से आज से 5 ट्रेडिंग सेशन से हम देख रहे हैं कि बहुत तेजी बनी हुई है मार्केट में, और इसको सोचते हुए मैंने सोचा कि कुछ बताऊं। कभी भी देखिए मार्केट में तेजी हो या गिरावट हो, लेकिन कोई भी आपके लॉन्ग टर्म के जो डिसीजंस हैं, आपके जो फाइनेंशियल गोल्स हैं, उसके लिए आप इंपल्सिव डिसीजन ना लें। मतलब कभी तेजी को देखकर ही आप ऐसा कर ले कि पूरा पैसा आप तो इक्विटी में ही निवेश होना चाहिए, या या फिर अपनी स्मॉल कैप में रैली देखी शॉर्ट टर्म में और आपने कहा कि पूरा पैसा स्मॉल कैप में या मैक्सिमम एक्सपोजर आपका जो है स्मॉल कैप में होना चाहिए। इस तरह से इंपल्सिव बाइंग या इंपल्सिव सेलिंग कभी नहीं होनी चाहिए। आपने गोल जो भी हैं उसके हिसाब से डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाएं और उस पर हमेशा टिके रहें, और तभी आप अपने गोल्स को अचीव कर पाएंगे। जी आपका गुरु मंत्र? बिल्कुल कविता जी, मेरा जो मंत्र है वो भी आज मिलता जुलता ही है। आजकल आईपीओ की बहार है और कुछ निवेशक ऐसा सोचते हैं कि जब आईपीओ लिस्टिंग होगा कुछ प्रॉफिट हो जाएगा और वहां से निकल जाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि थोड़े समय बाद उनका पोर्टफोलियो क्या होता है कि जो अच्छी कंपनीज होती हैं वो वहां से निकल जाते हैं, और जो कंपनीज जिन्होंने अच्छा लिस्टिंग में प्रॉफिट नहीं दिया होता उनको वो होल्ड कर लेते हैं। तो कुछ समय बाद उनका जो पोर्टफोलियो होता है, जो बेकार स्टॉक्स हैं वो उनके पास होते हैं, अच्छे स्टॉक्स से वो ऑलरेडी निकल चुके होते हैं। तो मेरा सलाह ये रहेगी कि आपने बिहेवियर में कि जो अच्छी कंपनीज है उनको लॉन्ग टर्म के लिए रखें, और जो कंपनीज अच्छी नहीं है उनसे निकल जाए। ये एक बिहेवियर होता है, इसको डिस्पोजिशन इफेक्ट कहते हैं। तो लॉन्ग टर्म में आप बढ़िया स्टॉक्स रखें, होल्ड करें, और जो स्टॉक्स अच्छे नहीं परफॉर्म कर रहे हैं उनसे निकल जाए, तभी आप वेल्थ क्रिएट करें। राइट, चलिए ये हुए हमारे दोनों ही मेहमानों के निवेश के गुरु मंत्र आज। और आखिरी सवाल मेरे ख्याल से पंकज जी के लिए ले लेते हैं। फोन लाइन पर जुड़ गए हैं देवेंद्र दीक्षित। नमस्कार जी नमस्ते मैडम। ओके, आपने अपना पोर्टफोलियो हमें दिया हुआ है और 80 लाख रुपए चाहिए आपको 7 साल में इस पोर्टफोलियो से। जी जी। एसआईपी आप बढ़ाने की भी सोच रहे हैं सर? हाँ बिल्कुल बढ़ा देंगे। ऑलराइट, बहुत बढ़िया। पंकज जी आपके पास हैं फंड्स के नाम बताइए। देखिए आप जो गोल है वो तो अचीव कर लेंगे मेरे हिसाब से। थोड़े से बदलाव जरूर कहूंगा क्योंकि नजरिया 7 साल का है। तो स्मॉल कैप में एक्सपोजर आपको कम करना चाहिए। आपके पास में क्वांट स्मॉल कैप फंड है, यदि उसकी जगह पर आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप फंड जो कि एक लार्ज कैप फंड है उसे कंसिडर करेंगे तो ये बेहतर होगा। साथ ही आदित्य बिरला सन लाइफ फ्लेक्सी कैप फंड आपके पास जो है उसे आप रिप्लेस कर दें आदित्य बिरला सन लाइफ मल्टी एसेट एलोकेशन फंड से। तो थोड़ा सा पोर्टफोलियो में जो रिस्क है वो थोड़ा सा बैलेंस हो जाएगा। और साथ ही आपने एक बताया था जो क्वेश्चन आया है, आपके पास में आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल सेविंग फंड। अब ये सेविंग फंड दो हैं, एक रेगुलर सेविंग फंड है और एक इक्विटी सेविंग्स फंड है, लेकिन जिसमें भी आपने इन्वेस्ट किया हुआ है 7 साल के नजरिए से मैं कहूंगा कि इसमें रहने की बजाय यदि आप आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज फंड में स्विच कर लेंगे तो ये बेहतर होगा। तो आपका पोर्टफोलियो बैलेंस भी होना चाहिए और साथ ही ग्रोथ की भी वहां पे संभावना होनी चाहिए। तो थोड़े से बदलाव मैंने आपको सजेस्ट किए हैं। चलिए देवेंद्र जी, कुछ पूछना है आपको पंकज जी से? जी हाँ, बस आईसीआईसीआई जो रेगुलर सेविंग फंड है उसको मुझे स्विच करना है बैलेंस एडवांटेज फंड में, और मल्टी कैप फंड जोड़ना है मुझे सर, यही जी कहना चाहते हैं। मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। चलिए बेस्ट।
देवेंद्र जी। और इसी के साथ शो को भी समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद विश्वजीत जी आपका, पंकज जी आपका, समय निकाला और दर्शकों का मार्गदर्शन किया। मुझे भी इजाजत दें, लेकिन जाते जाते मैं आपको छोड़ जा रही हूँ हमारे व्हाट्सएप नंबर के साथ, ताकि अपने सवाल आप हमें सीधा व्हाट्सएप कर सकें। सोशल मीडिया पर हमें देखते आए हैं तो यूट्यूब, एक्स, फेसबुक, सब जगह हम जाते हैं लाइव। हमारे लाइव शो देखें, सवाल पूछने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने सवाल डालें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।